नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे 12th क्लास की रसायन विज्ञान के बारे में और हम यहां पे पिछला चैप्टर पूरा कर चुके हैं, पी ब्लॉक के तत्व। आज की क्लास में नया चैप्टर, नई शुरुआत, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है जी, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम जानने वाले हैं। तो आज सामान्य जानकारी कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक का स्थान कहाँ पर दिया गया है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो नॉर्मल जो जानकारी है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं उसको एक बार रिकॉल करेंगे बस। चलो जी, आपको पता है कि सर यदि मैं डी ब्लॉक की बात करता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान आ रही होगी चीज़ें कि सर इधर तो क्या होता है, यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एस ब्लॉक होता है। ठीक है सर, इधर बात करते हैं तो बड़ा बड़ा आपको बी ब्लॉक दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा सर नीचे बात करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एफ ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूँ तो एस और पी ब्लॉक के बीच में ही क्या आता है मेरे भाई, डी ब्लॉक आता है। ठीक है, और इन्हीं को आप एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है, संक्रमण तत्व। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों की हम बात करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा जो डी ब्लॉक है ये वाला, ये हम पढ़ने वाले हैं। और डी ब्लॉक में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ध्यान से समझो मेरी बातों को। डी ब्लॉक में हम हर वो चीज़ पढ़ लेंगे जो आपकी बुक में दे रखी है, और वो क्या है, सामान्य लक्षण। ठीक है, जो सामान्य लक्षण है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, चाहे परमाणु त्रिज्या हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आईपी हो, घनत्व हो, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, अनुचुंबकीय जितनी भी चीज़ें होती है सब की सब पढ़ लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये सब पढ़ने का इन सबको पढ़ने के बाद में सर ये यूज़ कहाँ पे होंगे, तो बातों को ध्यान से समझो। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि 9 नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, वहाँ पे जाकर के जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका यूज़ होगा, क्योंकि इन्हीं से तो वो बनते हैं। ठीक है, तो पहले इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो आपको सारणी नज़र आ रही होगी। ठीक है, इनको ही क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसके इधर वाली साइड देखें तो यहाँ पे आपको एस ब्लॉक मिलेगा। अच्छा इसके इधर देखा जाए तो आपको इधर पी ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके नीचे देखा जाए तो 2 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के, इतना फंडा क्लियर है। ठीक है, और बीच में आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें मिलेगी और इन्हें ही क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। ठीक है, अब कौन कौन से यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं है उनकी भी हम बात करेंगे, प्रत्येक प्रश्न लेकर के चलेंगे जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि यार स्कैंडियम 21 पे आ रहा है, टाइटेनियम इतने पे आ रहा है, वेनेडियम इतने पे आ रहा है। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से बताइए। चलो जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा कि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान रखो कि डी खंड के तत्व क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या डी कक्षक में आता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डी खंड के तत्व को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है, डी उपकोष या डी कक्षक में ये प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपको बताया कि इनको आवर्त सारणी में एस और पी के मध्य स्थान दिया गया है। ठीक है, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भैया आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, n-1, ठीक है, D1 to 10, NS1 to 2, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको हम अगली क्लास में भी समझेंगे जब सामान्य लक्षण में पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और इस खंड के जो यहाँ पे अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या है समझ लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस खंड के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है, ढंग से समझो, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना। यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक अभिलाक्षणिक गुण है। और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा इन्हें और क्या बोला जाता है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करें यहाँ पे तो क्या सर पूरे के पूरे संक्रमण तत्व हैं क्या, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यदि आप देखते हैं तो देखो भाई यहाँ पे
जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम और ये Hg बोले तो मरकरी। ठीक है, तो इनमें यदि इनको देखा जाएगा तो इन्हीं को यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता, यानी कि ये क्या हो गए, इसके अपवाद हो गए। बाकी और सब क्या है, संक्रमण तत्व हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसका कारण बता दीजिए। अच्छा, यदि आप बात करते हैं यहाँ पे इनकी उदासीन अवस्था एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही डी उपकोष क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यदि मैं देखता हूं यहाँ पे जिंक में, जिंक का यदि आप लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आर्गन 3d10 4s2। ठीक है सर, आप चाहते हैं कि एक काम करो, यहाँ पे ये तो उदासीन अवस्था थी, +2 इलेक्ट्रॉन इसमें से आप दान कर दो। जैसे ही आप +2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो आपको पता है कहाँ से देगा, ये यहाँ से निपटा देगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे ये क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। 3d10 जो है यहाँ 3d जो कक्षक है वो पूरी तरीके से यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर संक्रमण तत्वों की आधुनिक परिभाषा बताओ, तो जो संक्रमण तत्वों की आधुनिक परिभाषा है उसी के आधार पे हम बात करते हैं कि कौन सा संक्रमण तत्व है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आधुनिक परिभाषा क्या बोलती है, ध्यान से समझिएगा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिनकी उदासीन अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने देखा जिंक को, तो यहाँ पे तो ये डी जो उपकोष है वो क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और हम किससे पता लगाते हैं, हम इससे पता लगाते हैं, यानी कि जो आधुनिक परिभाषा होगी उसी से पता लगेगा कि भैया कौन सा संक्रमण तत्व है कौन सा नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे जिंक, कैडमियम और यहाँ पे अपना जो Hg मरकरी है वो क्या है, क्या संक्रमण तत्व की परिभाषा पे खरा उतर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संक्रमण तत्व की परिभाषा तो बोल रही है भैया आंशिक रूप से यहाँ पे डी उपकोष भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं होंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर अर्जेंटिनम ओरम, इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? अब ध्यान से समझो। कॉपर की हम बात करते हैं 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहें इस प्रकार से तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी डी जो है वो क्या है, यहाँ पे पूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, स्थायी वाली बात है, ध्यान समझो। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भैया प्लस करना है, ठीक है, तो Cu+ बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और निकालना है तो एक और कर दो +1। ठीक है, यानी कि +1 का मतलब है कि दान कर दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3d9 बच गया, क्योंकि इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हुआ है। अब यहाँ पे स्थायी की बात आ गई, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, ये वाली। ठीक है, और इसी वजह से फर्स्ट बी वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि संक्रमण तत्वों का एक अभिलाक्षणिक गुण माना जाता है। इसी वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है, ये संक्रमण तत्व हैं। भले ही यदि आप उदासीन अवस्था में देखते हैं तो आपका 3d10 भरा हुआ है, लेकिन जो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वहां पे देखा जाए तो ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, और ये यहाँ पे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसी वजह से इनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। ठीक है, क्लियर है? यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो देखना, ध्यान से समझना। यदि हम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो ये तो क्या एक अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, और संक्रमण तत्व के जो हमारी आधुनिक परिभाषा है जो भी हमने देखी थी, इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। इसके आधार पर क्या आ रहा है कि जो डी उपकोष है वो क्या होना चाहिए भैया, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी, एक नोट आपके सामने है, जिंक का D10 वास्तविक D10 होने के कारण अत्यधिक स्थायी होता है, जबकि कॉपर की हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है 9 से 10 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अतः कन्वर्डेट का मतलब क्या होगा, परिवर्तित D10 होने की वजह से इसका स्थायित्व तो यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नॉर्मल है तो। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैंडियम की, अब ये प्रश्नों पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं प्रश्नों से समझाऊंगा आपको तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि सर एग्जाम में प्रश्न यहाँ पे इससे रिलेट होगा कि किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, स्कैंडियम अपनी एक निश्चित
+3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, अर्थात परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, किंतु फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर संक्रमण जो तत्व हैं वो किसके आधार पे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है सर हम किसके आधार पे डिसाइड कर रहे हैं, जो हमने अभी यहाँ पे अपनी संक्रमण तत्वों की आधुनिक परिभाषा बनाई थी उसके आधार पे यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्कैंडियम की यदि हम बात करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आर्गन 3d1 4s2। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे +3, यदि मैं 3 इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता हूँ, +3 इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता हूँ, तो आपका यहाँ पे ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, आर्गन बचेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, इसकी तो उदासीन अवस्था में ही क्या है, D आंशिक रूप से भरा हुआ है। देखो यहाँ पे D क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। और जो D आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, तो आंशिक रूप से भरी हुई जो परिभाषा है हमने कहाँ पे देखी थी, तो आपको पता है सर ये हमने यहाँ पे आधुनिक परिभाषा देखी थी। ठीक है, तो इसी के आधार पे तो हम बताते हैं। ठीक है, मैंने 3 से 4 बार बता दिया कि संक्रमण तत्व जो हैं वो किसके आधार पे हम बताएंगे, सर आधुनिक परिभाषा के आधार पे। और आधुनिक परिभाषा में क्या दिया हुआ है कि जो D कक्षक है वो आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, और स्कैंडियम में ये वाला गुण भर भर के पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3d1 है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे D आंशिक रूप से भरा हुआ है जो संक्रमण तत्वों की आधुनिक परिभाषा को प्रदर्शित करता है, अतः ये एक क्या है, संक्रमण तत्व है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार छाप लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी छाप लिया। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि सर जो संक्रमण तत्व हैं, ठीक है, उनकी जो आधुनिक परिभाषा है उसके आधार पर ही हम क्या बताते हैं कि जो वहाँ पे उसको संक्रमण तत्व बोला जाएगा या फिर नहीं बोला जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, संक्रमण तत्व की पहचान इसकी आधुनिक परिभाषा से की जाती है, जबकि परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्रदर्शित करना तो संक्रमण तत्वों के अतिरिक्त गुणों को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि जो डिसाइड करेंगे हम कहाँ से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आधुनिक परिभाषा को देखते हुए। आधुनिक परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, आंशिक रूप से D कक्षक भरा होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, अब कुछ एक प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको एक बार बता देता हूँ, सिर्फ उनको याद रखना है। ठीक है, बस चलो जी। तो आप यदि बात करते हैं यहाँ पे कि आवर्त सारणी के D खंड में पाई जाने वाली द्रव धातु का नाम बताइए, तो आपको बचपन से पता है सर मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, संकेत क्या होता है इसका, Hg। अच्छा जी, आवर्त सारणी में सर्वोत्तम चालक धातु का नाम मुझे बताना है, तो पूरी दुनिया को पता है क्या है भैया, चांदी। ठीक है, तो आप बोलते हैं सर चांदी यदि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चालक है, तो जो बिजली की वायर होती है उनमें सर चांदी के तार क्यों नहीं लगाए जाते। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर यदि कभी चोर आ गए तो वो आपके पैसे नहीं, आपके तार उखाड़ करके ले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब ये है कि भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, इसलिए हम नहीं लगाते। चलो जी बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, D खंड की ऐसी धातु को मुझे बताना है जिनमें हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो आपने यदि ब्लड कभी पढ़ा होगा, ठीक है, रक्त यानी खून कभी पढ़ा होगा, तो आपको पता है सर वहाँ पे आपको क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, या फिर ये Fe+2 रूप में भी होता है। चलो जी, D खंड में पाई जाने वाली सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक ऐसे लिख लो, अच्छा ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, सर्वाधिक विद्युत ऋणी धातु कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो ध्यान रखना वो किसकी होती है, सोना। ठीक है, बोले तो ओरम। क्लियर है सभी। अब यहाँ पे आपको सत्य असत्य की जांच करनी है। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ध्यान से समझो। सभी D खंड के तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं क्या, बोलो भाई, इनको D खंड की धातु ही तो बोला जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सभी D खंड के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों, इस सर लास्ट में आपने बताया कैडमियम वाले एग्जांपल। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया सभी के सभी जो D खंड के तत्व हैं वो पूरे संक्रमण तत्व होंगे। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अब इसी से रिलेट, सभी संक्रमण तत्व D खंड के तत्व होते हैं क्या, सर ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे संक्रमण तत्व होंगे वो D ब्लॉक के होंगे, लेकिन D ब्लॉक के पूरे संक्रमण हो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे अपवाद में आपको पहले ही बता चुका हूं। आवर्त सारणी के D कक्षक में, D खंड में सिक्का धातु है। हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आई थिंक मेरे टाइम पे भी आया था, तो हाँ शायद आया हुआ था ये क्वेश्चन। सिक्का धातु है,
सिक्का धातुएं किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि सर जब प्राचीन काल में इतिहास आप पढ़ेंगे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता है कि सर वहाँ पे कॉपर के सिक्के भी चलाए गए थे, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास उठा के देख लेना, ठीक है। चांदी के और सोने के सिक्के भी चलाए गए थे। यानी प्राचीन भारत की यदि हम बात करें तो वहाँ पे आपको चांदी के सिक्के, ठीक है, कॉपर के सिक्के और यहाँ पे सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, और इन्हें ही क्या बोला जाता है? सिक्का धातुएं बोला जाता है, क्योंकि ये क्या थी? प्रचलन में थी, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यद्यपि मरकरी जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, किंतु फिर भी इसे संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता? ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों प्रकार की अवस्थाओं में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जो डी उपकोष है वो क्या होना चाहिए? आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया आधुनिक परिभाषा में यही लिखा हुआ है, ठीक है। और जो संक्रमण तत्व है हम किसके हिसाब से देखते हैं? जो आधुनिक परिभाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, मरकरी अपने ही परिवार के सदस्यों से ऑक्सीकरण अवस्था में भिन्नता रखता है। इस परिवार में जिंक कैडमियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं, और इसी वजह से मरकरी कॉपर के साथ मिलकर एक समान परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित दिखलाता है, और कॉपर के समान ही कई गुण भी ये प्रदर्शित करता है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। चलो जी, अब यदि बात करें यहाँ पे, तो जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे वो यहाँ पे पूरा करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपको अगली वीडियो का वेट करना है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य लक्षण के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।